नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 24 जनवरी। 24 जनवरी के हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला है प्रेस प्रपेक्षण, एनुअल रिपोर्ट जो आई है एसर की, इंडिया और यूएई के संबंध, मेघालय त्रिपुरा मणिपुर का स्थापना दिवस, राष्ट्रीय निर्यात सहकारी समिति और डोपलर मौसम रेडार। देखिए, सबसे पहला है हमारा प्रेस के ऊपर सेंसरशिप का एक्ट। यहाँ पर जो है अभी रिसेंटली बोला गया है कि जो पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये तथ्यों को जांच करने में तो बिल्कुल अच्छा हो सकता है, लेकिन सच्चाई जानने का एकमात्र साधन ये नहीं हो सकता है। आप भी जानते हैं कि ये सारी जो भी हमारे फैक्ट्स होते हैं उनको हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो आईटी 2021 के तहत यहाँ पे लेके आता है। और इसमें यही बोला गया है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट में जो भी गलत है, उस इंफॉर्मेशन को या तो वो झूठी है या वो भ्रामक है, मिसलीड कर रही है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हटाने के लिए यहाँ पर क्या बनाई गई है, पीआई। तो इसी में यहाँ पर है कि ये जो पीआईबी है वो पूरी तरीके से इस चीज को चेक करती है ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आप तक जो पहुंच रही है वो बिल्कुल खुली, सुरक्षित, भरोसेमंद, जवाबदेही आपको प्रमोट करे। सो पीआईबी ने यहाँ पर जो है उसकी अपनी खुद की एक जो है एक यहाँ पर आप कह लीजिए एक विंग लॉन्च करी है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबके यहाँ पर अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं। तो पीआईबी, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छे से गवर्नमेंट के बारे में चाहिए होती है तो आप पीआईबी को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं भी काफी हद तक इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर सप्लाई करती हूँ वो पीआईबी में जो डेटा दिया होता है वहीं से ही आती है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि पीआईबी की इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होती है। पीआईबी की इंफॉर्मेशन ठीक बिल्कुल होती है, लेकिन आप उसको बिल्कुल एकमात्र रूप में मान के चल रहे हैं तो वो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। अब बाकी और फैक्ट्स को भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। अब हम इसमें ये देखते हैं जितना भी यहाँ पर संशोधन किया गया है उसमें यहाँ पर जितनी भी हमारी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने अगर कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी जो है लोगों तक दी है, उसको में से अगर कुछ अपडेट करना, उसको चेंज करना, उसमें अपलोड करना है, कुछ भी करना है, ये सब चीजें जो है यहाँ पर उन्हें अगर कुछ भी ऐसा किया जा रहा है तो वो अलाउ नहीं होगा जो गलत है। तो जानकारी की जो सत्यता है कि वो ठीक है या नहीं है, उसी के लिए यहाँ पर जो है पीआईबी ने यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें कोई भी केंद्र सरकार की एजेंसी उसको चेक कर सकती है कि उसमें सही चीज है या गलत इंफॉर्मेशन है। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है, इंग्लिश या फिर जो हमारी 8 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 22 हमारी, उनमें जो हमारी लैंग्वेजेस आती है उसमें से कोई भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यही पूरा एक इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम याद करें यहाँ पर, अब बात ये आती है यहाँ पर जो इसका मेन समस्या वो ये है कि जो भी भाषण और सूचना का अधिकार है, यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि ये जो पीआईबी है ये कैसे तय करती है कि क्या सही है या क्या गलत है। इसे कैसे पता है कि कौन सी जानकारी जो है वो ठीक है और कौन सी जानकारी ठीक नहीं है। तो वही यहाँ पर जो है ये पूरा फैक्ट यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे कौन बताएगा ये चीजों के बारे में कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है यही एक सबसे बड़ा इशू है। तो अगर कभी भी फ्यूचर में आगे आने वाले में कभी कोई संशोधन होता है तो उसमें सरकार कभी भी अपनी मर्जी से सेंसर की भूमिका निभा सकती है। कभी भी सरकार जो है वो चाहे मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति पर रोक भी लगा सकती है। तो सरकार जो है यहाँ पर जो है थोड़ी सी निर्णायक अधिकार जो है सरकार को प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेस पर जो सरकार है ना उसका अनावश्यक रूप से जो है वो एक उपकरण मतलब या फिर लगाया जा सकता है। और उसी के तहत हम कह सकते हैं कि इंटरनेट से कोई भी जानकारी अगर हटानी है तो उसमें पीआईबी जो है उनके पास फाइनल यहाँ पर जो है आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा पीआईबी के बारे में मुझे बताना था।
नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी एक बार बताया हुआ है, मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर में ही आपको मैंने ये चीज समझाई थी। एसर की रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट जो है हमारी, वो यहाँ पर किससे जुड़ी हुई है कि जो हमारा एजुकेशन है यहाँ पर वो कैसे आता है, एजुकेशन जो है कितनी ज्यादा फोकस दे रही है। तो उसी के थोड़े से और एस्पेक्ट मुझे बताने, ये एक एनजीओ जो प्रथम है उन्होंने स्टार्ट किया था इसको, जिसमें ये बताया कि जो सरकार है वो आज के समय में जो प्राइमरी एजुकेशन चाहिए होती है, जो प्राथमिक विद्यालय में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उस पर फोकस ज्यादा कर ही नहीं रही है। तो ये थोड़ा सा जो है ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, और उनके हिसाब से जो आज के समय में जो एनरोलमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो ये तो चलो ठीक है। तो पेंडेमिक से पहले हुआ था तो उसमें तो अब जो है बच्चे यहाँ पर थोड़े ज्यादा पढ़ने के लिए आने लगे हैं। अगर ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे तो इसका मतलब है कि उनको ज्यादा लंबे समय के लिए यहाँ पर स्कूल की शिक्षा मिलेगी, अवधि भी उनकी ज्यादा रहेगी, तो मतलब अपनी जो है पूरा उनका जो एजुकेशन का जो पूरा एक दायरा होता है ना वो कंप्लीट कर पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ और समस्याएं भी इसके तहत बताई गई हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं अभी इससे भी पूरी जुड़ी हुई बताई गई हैं। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बच्चे आते हैं, है ना, ज्यादा बच्चे आते हैं अगर, तो जो भी हमारे माध्यमिक विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं और जो भी इस तरीके की शिक्षा लेने वाले बच्चे हैं, उनमें जरूर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, बिल्कुल ठीक बात है ना। और कॉलेज में अगर आपको जाना है तो आपको बिल्कुल जो है एंट्रेंस एग्जाम देने में दिक्कत आएगी। सब लोग जानते हैं कंपटीशन कितना ज्यादा है, उसी की वजह से आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो तो आपको पता है कॉलेज में कट ऑफ जो है वो कितनी हाई जाती है ना। सबको कभी ना कभी दिक्कत तो आई आई होगी ना एग्जाम में। वही प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम इस चीज की वजह से यहाँ पर थोड़ी बढ़ गई है। और लास्ट 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। आपको पता है कि हमारे पास इंटरनेट है, बहुत सारे नई नई तकनीकें आ गई हैं। हम लोग जो है यहाँ पर हर कोई बच्चा 8 क्लास तक तो पहुंच ही जाता है, चाहे उसके पास बहुत ज्यादा स्किल्स है या नहीं है, नॉलेज उतनी है या नहीं। तो ये सर ने यही सारी चीजों को एक्स्ट्रा और अपने जो है उसमें समझाया है, और बताया कि अधिकांश जो बच्चे अपने स्कूली करियर की शुरुआत में ही जो है काफी ज्यादा पिछड़ भी जाते हैं। और एक ही उसी समय पर जो है बच्चे जैसे जैसे उच्च ग्रेड तक पहुंचते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए माता पिता और परिवार की आकांक्षाएं भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं। और हमारा यहाँ पर जो है वो बोर्ड की परीक्षा होती है, आप लोग जानते हैं बोर्ड की एग्जाम आने भी वाले हैं, अब स्टार्ट भी हो गए हैं। उसकी वजह से क्या है कि आपको सीधा जो है वो एक कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना होता है। मेन रियलिटी ये है कि आपको कॉलेज यहाँ पर प्रिपेयर करना होता है। कॉलेज की डिग्री आपको व्हाइट कॉलर जॉब देगी या नहीं देगी ऐसा कोई जरूरी भी नहीं। तो थोड़ा सा ना एजुकेशन सिस्टम, आप लोग भी जानते हैं एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की अभी बहुत जरूरत है। जब तक बच्चों के पास मजबूत बुनियादी कौशल नहीं होंगे, वे उच्च स्तर पर कौशल हासिल नहीं कर सकेंगे, तो उनके पास जो है प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा। अब स्कूल जो है वो काफी ज्यादा जो है लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। और साथ ही साथ उनको एक आलोचनात्मक सोच, स्कूली शिक्षा के माध्यम से लोचशील मार्ग यहाँ पे ये सब अपनाने की जरूरत है। और हमें इस बात पर पुनर्विचार करने की बिल्कुल आवश्यकता है कि हमारे बच्चों का भविष्य आगे क्या होगा अगर उनके पास एक मूलभूत शिक्षा ही अवेलेबल नहीं होती। तो ये था आपका हमारा ये एसर रिपोर्ट, आप यहाँ पे रीड करेंगे इसके थोड़े से फैक्ट्स। यहाँ पे एसर रिपोर्ट यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें काफी सारे नए नए फैक्ट्स के बारे में बताया गया है। तो ये आ सकता है एग्जाम में कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया और यूएई के संबंध। इंडिया और यूएई आप लोग जानते हैं वो नॉन ऑयल के ऊपर, जिसमें अब गैर तेल व्यापार की बात करूं तो उस पर काफी चीजें डिस्कस करने लगे हैं हम लोग दोनों देशों में। यहाँ पर जो हमारे केंद्रीय बैंक है दोनों देशों के, उन्होंने एक ऐसे तंत्र पर चर्चा की जिसके माध्यम से व्यापार को स्थानीय मुद्रा लेन देन के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से संचालित करने की सहूलियत दी जाएगी। इंडिया ऑलरेडी श्रीलंका, रूस और मॉरिशस के साथ ऐसी अग्रीमेंट पहले भी कर चुका है, नॉन ऑयल अग्रीमेंट। जिसमें क्या होगा ना कि अगर हमारी लेन देन की जो लागत है वो हमें रिड्यूस करने को मिल जाएगी। जब देश जो है उसमें वस्तुएं और सेवाएं का आयात और निर्यात होता है, आप लोग भी जानते हैं, तो आपको विदेशी मुद्रा में ही आपको लेन देन करना पड़ता है। अब अमेरिका डॉलर्स जो है एक पूरा एक मान्य है कि भाई उसी में किया जाएगा, तो सारे जो लेन देन है वो यहाँ पर इसी में किए जाते हैं। अब यदि कोई भारतीय खरीदार जर्मनी के किसी विक्रेता से कोई लेन देन करता है, तो भारतीय खरीदार को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले रुपए को अमेरिकी डॉलर में बदलना होगा, और फिर विक्रेता को डॉलर प्राप्त करना होगा, और बाद में उसको फिर अपने जर्मनी के यूरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन व्यय होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए जो है उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट।
उसके अलावा अब जैसे आपको पता है कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ, उसमें क्या हुआ, बहुत सारी जगह पे प्रतिबंध लगने शुरू हो गए। तो भारत के लिए रूस के साथ डॉलर में व्यापार करना बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होने लग गया, क्योंकि ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। प्लस साथ ही साथ अगर अपनी सीमा के पार अपने इंटरनेशनल लेवल पे आपने लेन देन करना है, तो उसके लिए भारतीय रुपए के बढ़ते उपयोग से न केवल विदेशी मुद्रा हम पर निर्भरता कम होगी, बल्कि वैश्विक बाजार में भी जो है विश्वसनीयता बढ़ती है। तो यही है हमारा रुपए का ट्रेड का एक सेटलमेंट। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक क्या बनाया हुआ है, रुपए वोस्त्रो अकाउंट। रुपए वोस्त्रो अकाउंट यहाँ पे यूज किया जाता है। जो भी आपने अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर रुपए वोस्त्रे खातों की उसमें आपको ट्रेड करना होता है। और अगर कोई जब भी कोई ऐसे भारतीय इंपोर्टर है किसी विदेशी के व्यापार के साथ यहाँ पर भुगतान करना चाहता है, तो उससे क्या होगा कि जो भी आपकी धनराशि होती है उसको आप वोस्त्रे खाते में जमा कराओगे, और फिर आप उसको जो है अपनी वस्तु सेवाओं को खरीदने में यूज कर सकते हो। तो भले ही अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए रुपए के संचालन की अनुमति पहले ही दे दी गई हो, लेकिन जिन देशों के साथ हमारा व्यापार घाटे में चल रहा होता है, वहां पर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसके लिए जो आरबीआई हमारी, उसने क्या स्टेप लिया है, यहाँ पर आरबीआई ने इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये बोला गया है कि जो भारतीय रुपए हैं उनमें व्यापार संचालन की और ज्यादा अनुमति दी जाए। प्लस जितने भी हमारे बोस्ते खाते में सुरक्षित है, जितना भी अमाउंट है, तो उसके लिए भी सहूलियत यहाँ पर दी जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का हमारा स्टेटहुड डे। स्टेटहुड डे क्या चीज होती है, स्थापना दिवस मनाया गया है। अभी रिसेंटली ही मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का स्थापना दिवस है। आप लोग जानते हैं कि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर जो है वो एक स्टेट नहीं हुआ करती थी। ये पहले प्रिंसली स्टेट्स थी, ये राजपूताना रियासतें थी, जिनको 1949 में भारत में मर्ज किया गया। ये जो है 1956 में इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 1956 ही क्यों, क्योंकि 1956 में ही क्या आया था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, जो हमारे सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पास किया गया था। याद है ना सब लोगों को, मैंने ये बताया हुआ है। तो इस तरीके से ये स्टार्ट होता है। फिर क्या है कि अब ये 21 जनवरी 1972 को यहाँ पर फुल फ्लेज स्टेट बन जाती है। क्या होता है कि जो गारो खासी जयंतिया के जो रीजन है 1947 में, मेघालय में आप लोग जानते हैं गारो खासी जयंतिया ये सब चीजें हैं, तो यहाँ पर ये असम के अंदर थी 1976 तक। ठीक है, इसको अपने भारत के अंदर इंक्लूड था ही हमेशा, और असम के अंदर ये शामिल थी। तो इसको यहाँ पर जो है अलग से 6 शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनको अलग किया गया, और फाइनली असम से 21 जनवरी को ही मणिपुर और त्रिपुरा के साथ मेघालय को भी सेपरेट किया गया। ठीक है, और अलग से स्टेट बना दिया गया। ऐसे ही जो मणिपुर है, इंडिपेंडेंस से कुछ दिनों पहले तक महाराजा जो मणिपुर के थे, बोधाचंद्र ने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन, जिसे हम कहते हैं कि हम भारत में शामिल होने के लिए तैयार है, वो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे साइन किया। जिससे क्या हुआ कि मणिपुर जो है भारत का ही हिस्सा रहा, लेकिन ये कि भारत सरकार के अंडर आ गया। और फिर जो है मणिपुर यहाँ पर मणिपुर में ना एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। मैं बात करूं अगर मणिपुर की, तो मणिपुर में एक्चुअली काफी ज्यादा प्रॉब्लम उस समय चल रही थी जब ये सब कुछ देखने को हुआ था। तो मणिपुर में फाइनली जो है यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि अब मणिपुर को जो है वो भारत में ही इंक्लूड किया जाएगा, और वहां पर इलेक्शंस भी करवाए गए। और मणिपुर में बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी जिसे हम कहते हैं ना, वो काफी ज्यादा देखने को मिलती रही है हमें। और फिर उसके बाद महाराजा बोधाचंद्र को शिलोंग बुलाया गया, उन्होंने यहाँ पर साइन कर दिया, और वो जो है हमारा पार्ट बन गई। 1956 तक ये यूनियन टेरिटरी बनती है, और 1972 में बिल्कुल एक स्टेट का पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो मणिपुर में सबसे पहले मतलब 1948 की बात कर रही हूँ मैं, क्या करवाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई जाती है, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र लाया जाता है। और फिर 1949 में ये भारत में शामिल हो जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक और बनाई जाती है यूएनएलएफ। क्या है ये, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो ये कहता है कि हमें जो है मणिपुर को अलग करना है, इंडिया से आजाद करना है। 1964 में बनाई गई थी।
फिर और भी बहुत सारी पार्टीज बनती है जिसमें इन्होंने बैंक रॉबरीज करना, जो भी पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर अटैक करना शुरू करा। इन्होंने ऐसे काम करने शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद काफी समय तक जो है मणिपुर को एक डिस्टर्ब्ड एरिया, एक जो है सही एरिया नहीं है, वहां पे काफी समय समय तक उसको किया गया। फिर वहां पे आफ्सपा भी लगाया गया। फिर वहां पे काफी सारी प्रोटेस्ट वगैरह हुए। और काफी सारी ऐसी जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिली। काफी सारी जो है चीजें ऐसी देखने को मिली जो एक वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और फिर उसके बाद जो है मणिपुर फाइनली एक अलग से स्टेट, तो आज भी अलग ही है बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम्स में भी आज भी काफी सारी देखी गई हैं। ठीक है। मणिपुर में 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको याद रखनी है। मेन इंपॉर्टेंट है, बराक है, मणिपुर है, एक यू है। तो ये आपसे जो है वो ज्यादातर पूछी जा सकती है। 4 रिवर्स याद रखेंगे इसकी। एक तो आप लिख लीजिए बराक। बराक आप लोगों ने पढ़ी होगी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी भी है। यू, एक खुद मणिपुर, और चौथी है इसके अंदर लाइनी। ठीक है। तो ये 4 आपको नाम याद रखने हैं कि 4 रिवर्स हैं ये वाली। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि लोकटक लेक कहाँ पे सिचुएटेड है। पूरे नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी जो एक लेक है फ्रेश वाटर, उसका नाम है लोकटक लेक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकटक लेक याद रखिएगा। लोकटक लेक ये वही लेक है जिसके ऊपर इंडिया का ओनली एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क बना हुआ है, जिसका नाम क्या है फ्लोटिंग नेशनल पार्क का? केबुल लामजाओ। प्लीज इसको याद रखिएगा, इस पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। और यही मणिपुर जो है, इसमें क्वेश्चन जो है वो मतलब कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जो है एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसका नाम है, मणिपुरी के लोगों के लिए है वो मेती लैंग्वेज, मेती पीपल। ठीक है। मणिपुरी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी हिस्सा है। ठीक है। यहाँ पे नागास भी बहुत रहते हैं, यहाँ पे कुकी, लो, ये सारे ट्राइब्स के पीपल काफी सारे रहते हैं। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारी त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। त्रिपुरा जो है हमारी यहाँ पर, ये जो एक स्टेट है, ये स्टेट काफी सारी चीजों के लिए फेमस है। और ये काफी मतलब छोटी, काफी बड़ी नहीं है, ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री भी शेयर करती है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और एक मैंने आपको पहले भी आर्टिकल बताया था जिसका यहाँ पे लैंग्वेज है कोक बोरो। बताया था ना मैंने थोड़े दिन पहले की, अगर याद नहीं है तो याद करो सब लोग। कोक बोरोक यहाँ की लैंग्वेज है जो कि त्रिपुरा के ही लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है त्रिपुरा में, एक्चुअली में यहाँ पर बहुत पुरानी डायनेस्टी रूल किया करती थी, मानिका डायनेस्टी। उसके बाद से इनको जो है आजादी जब मिली तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर ये इंक्लूड होते गए। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो महारानी रेजेंट थी, उन्होंने यहाँ पर त्रिपुरा को मर्ज करने का यहाँ पर साइन किया। यहाँ पर वीर विक्रम भी यहाँ के लास्ट किंग थे, याद रखिएगा। वीर विक्रम के नाम पर इनके यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, तो फादर ऑफ त्रिपुरा कई बार वीर विक्रम को भी कहा जाता है। और उनके बाद इनकी जो विडो थी कंचना प्रभा देवी, उन्होंने यहाँ पर जो है अब त्रिपुरा को संभाला और उन्होंने पूरे इंडिया में जो है उनको इंक्लूड करा है। महारानी रेजेंट इन्हीं को कहा जाता है, महारानी रेजेंट इनको टाइटल दिया गया था। ठीक है। और फिर जो है इंडिया में इंक्लूड हो जाती है। और आज के समय की अगर बात करूँ त्रिपुरा की मैं, तो त्रिपुरा में आपको इम्पोर्टेंट जो एक हिल्स मिलेंगी पूरे का, वो एक प्लेस का नाम प्लीज याद रखिएगा, आ सकता है इसका, बेटलिंग शिव। ये पूरा यहाँ का त्रिपुरा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। पूरे त्रिपुरा का हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है बेटलिंग शिप को। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स भी मिलेंगी। और यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ये भी मिलेगा कि इस पूरे रीजन में आप ये कह लो कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज भी हैं और बर्ड एरिया भी है। ठीक है। बहुत सारी लेक्स पे जो है यहाँ पर बर्ड्स आके बैठती हैं इधर। यहाँ का एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड। ओके। तो ये कुछ फैक्ट्स जो है त्रिपुरा के बारे में याद रखिएगा। सो इस तरीके से त्रिपुरा जो है वो हमारी भारत का हिस्सा बनती है। ये सब आप याद रखिएगा स्टेटहुड स्टे के बारे में।
नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी रिसेंटली राष्ट्रीय निर्यात सहकारी समिति 3 महीनों में नैनो उर्वरक डेयरी उत्पादों का व्यापार यहाँ पे करेगी। यूनियन जो हमारी कैबिनेट है उन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि हम क्या बना सकते हैं, नेशनल लेवल पर एक निर्यात सहकारी समिति, ठीक है, जो पूरे इंडिया के लेवल पर कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करेगी। अलग अलग मिनिस्ट्रीज की हेल्प से जो जो उनके साथ में जुड़ी हुई, जो भी उनके साथ में अगर कोई एजेंसी है, कोई पॉलिसी है, कोई स्कीम है, उसी के साथ साथ जुड़ करके अपना काम देखेगी। तो यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने इस चीज के लिए पूरा सहमति भी भर दी है। और धीरे धीरे करते करते यहाँ पर सोसाइटीज जो है वो बननी शुरू हो गई हैं। और अगर मैं बात करूँ स्पेशली यहाँ पर सोसाइटी की ही, जो सोसाइटी में यहाँ पर किया जाता है, तो देखिए भाई, ये जो सोसाइटी बनाई जा रही है काफी बड़े लेवल की सोसाइटी बनाई जा रही है। और इसके अंदर जो है बहुत छोटे छोटे से इफको द्वारा नैनो उर्वरक बनाए जाएंगे। अमूल के डेयरी उत्पाद इसमें शामिल होंगे, जो कि सबसे पहले ये एक्सपोर्ट करेंगे, सबसे पहली बार जो एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसका फायदा क्या है? देखो, इसका फायदा ये है कि गवर्नमेंट की पूरी अप्रोच रहेगी, है ना। यहाँ पे क्या होगा ना कि जो भी संपूर्ण सहकारी दृष्टिकोण, सरकारी दृष्टिकोण, मतलब गवर्नमेंट की ही अप्रोच रहेगी, गवर्नमेंट ही सारी चीजों को यहाँ पर हैंडल करने वाली है। तो इसमें क्या होगा ना कि हर एक, जो उतना भी जितनी भी स्कीम चल रही है ना, सबका फायदा हर एक को मिल पाएगा। वरना आधे लोगों को स्कीम का पता नहीं होता और फायदा यहाँ पे मिल भी नहीं पाता है। तो यहाँ पर स्कीम का फायदा देने के लिए, हर चीज के फायदे लेने के लिए यहाँ पर एकदम अवेलेबल होगा। और यहाँ पर जो भी समिति है यहाँ पर, वो सब चीजों को प्रोत्साहित भी करेगी, एक संगठन के रूप में कार्य करेगी यहाँ पर, और सारे वैश्विक बाजारों को एक साथ जोड़ने का काम करेगी। तो ये कोऑपरेटिव यहाँ पर एक जो है जोड़ी गई है, जिसमें हमारे फर्टिलाइजर्स भी आएंगे, शुगर भी आएगा, मिल्क के ऊपर भी आएगा, सब चीजों को यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। और ये जो समिति है ये विदेशों में ऐसे सलाहकारों को नियुक्त करेगी जो महाद्वीपों में भारत की क्षमता का विस्तार करने में आगे चल के हमारे लिए हेल्प भी करेंगे। तो इसी से हम क्या बनाएंगे, सहकार से समृद्धि जो है ना, ये स्कीम चल रही है, इसी को आगे सपोर्ट करने की, इस मॉडल को आगे बेनिफिट भी मिलेगा। और सोसाइटी जो है बिल्कुल छोटे से छोटे किसान जो होंगे ना, और छोटे से छोटे कारीगर भी जो होंगे, उनको भी यहाँ पर सपोर्ट करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है भाई। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको इंटरनेशनल मार्केट तक जाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचना, सारी चीजों के लाभ आपको मिल पाएंगे। और एक बार यहाँ पर अगर कोई भी एक लाभ यहाँ पे मिल गया, तो उसकी पैकेजिंग और निर्यात जो है पूरा एक समिति द्वारा ही हर चीज देखी जाएगी। तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा मेक इन इंडिया, हमारा आत्मनिर्भर भारत, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो धीरे धीरे करके प्रमोट होंगे। आई एम नॉट सेइंग इट इज गेटिंग प्रमोटेड ऑन द वेरी फर्स्ट डे, इट विल गेट प्रमोट। आगे चल के धीरे धीरे इन चीजों का और ज्यादा उच्च निर्यात होगा, बेटर बनाई जाएंगी ये चीजें आगे चल के, राइट। तो ये हमारा टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, वो है डोपलर वेदर रेडार। अब क्या है कि ऐसा बोल दिया गया है कि डोपलर वेदर रडार से पूरा इंडिया कवर होगा 2025 तक आते आते। तो आप सोचेंगे ये क्या चीज है। तो देखो, मौसम रडार और को ही हम डोपलर रडार कहते हैं। बस ये क्या होता है कि ये एक ऐसी एक इंफॉर्मेशन, डोपलर इफेक्ट के थ्रू यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को वेदर फोरकास्टिंग में चेक करता है। जो हमारी वेदर फोरकास्टिंग हम करते हैं ना, हम लोग को जो देखना होता है कि मौसम का अनुमान क्या है, तो उसको चेक करने के लिए ये प्रॉपरली डोपलर इफेक्ट का यूज करता है। डोपलर इफेक्ट क्या होता है, जो हमारी वेव्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी में क्या चेंज आ रहा है, और जो वेव का सोर्स है, जहां से सोर्स शुरू हुई है, और जो पर्सन देख रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये उस चीज को, उसकी इंफॉर्मेशन को, उनके एक एक पॉइंट को चेक करने में हेल्प करती है। और ये साथ से साथ एक ऐसा उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें आप वर्षा का अनुमान लगा सकते हो, उसकी गति का अनुमान लगा सकते हो, उसकी तीव्रता का अनुमान लगा सकते हो। आप सारी चीजें यहाँ पर अनुमान के रूप में लगा के पहले ही देख सकते हो। जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पल्स होगी वो एकदम से टकराएगी उस चीज के ऊपर, वहां पे जो मीटरोलॉजिस्ट होंगे वो उस चीज का अनुमान लगा सकेंगे कि अब इसमें आगे क्या चेंजेस आगे देखने को मिलने वाले हैं। तो वो सारी चीजें इसी के तहत पता लगती जाएंगी, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसी एंटीना को हम क्या कहेंगे, रडार। उसी एंटेना को हम रडार डिश के रूप में भी जानेंगे इसको। तो ये क्या होता है ना कि अगर कोई डिजास्टर आने वाला है, कोई भी आपकी आपदा पहली आने वाली है, तो वो पता लग जाता है धीरे धीरे। क्योंकि आपको भी पता है कि क्या होता है ना कि जैसे आंधी आई, कभी बिजली कड़कनी शुरू हुई, तो उससे क्या होता है कि आपको पता है कि अगर ऐसे आंधी ऐसे बिजली कड़कती तो हो सकता है बाढ़ आ जाए, हो सकता है भारी बारिश आ जाए। ऐसा होता भी है। तो भारत में ऐसे लोगों की बहुत जान चली जाती है। तो अगर हमें पहले से ही पता होगा इन चीजों के बारे में, तो हम वार्निंग भी दे सकेंगे। और जो हमारे फिशरमैन है, मछुआरे हैं, उनके
उनको भी पहले इस चीज के बारे में जो है चेतावनी वो देवाई जा सकेगी और बताया जा सकेगा कि क्या कैसे क्या चल रहा है, सब चीजें बताई जा सकेंगी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र की महासभा। 1945 में यूएन के चार्टर में बनी थी, बिल्कुल ठीक लिखा है। यहीं पर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। 193 कंट्रीज होती हैं, हर 5 सालों में इलेक्शन करके इनको चूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट पढ़ी, बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। लेकिन जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसमें 45 में बन गई थी, इसका अभी 77 सेशन भी चल रहा है। इसमें अपॉइंट किए जाते हैं हमारे यूएन के सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, जो सारे डिसीजंस को लेने के लिए यहाँ पर करते हैं, काम वाम देखते हैं सारा अभी। ठीक है, तो अब ये जो पूरी एक इसके सेक्रेटरी जनरल होते हैं, मतलब इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। सेक्रेटरी जनरल को ही हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो अभी कौन है यहाँ पर वो, अभी यहाँ पर चल रहे हैं एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है, वो है न्यूयॉर्क में, यूएसए। ठीक है, टर्म लेंथ इनकी ऑलमोस्ट जो है वो 5 साल की होती है, बट ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ये दोबारा भी आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है कि इतनी ही रहेगी यहाँ पर। ठीक है, असेंबली द्वारा चूज किए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी टर्म रहेगी, जरूरी नहीं है 5 ही रहे, पहले 2 इयर्स भी थी, सो फिक्स्ड नहीं है ये टर्म। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल को सेक्रेटरी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है ना, सेक्रेटरी जो काउंसिल होती है, काउंसिल में कितने मेंबर हैं, तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें हमारे टोटल है 15 मेंबर्स। 15 में 10 और 5 का डिवीजन है। 10 क्या है, नॉन परमानेंट, और 5 क्या है, परमानेंट, जो हमेशा ही रहते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट है, जिसको आप लर्न कैसे कर सकते हो 5 मेंबर को। सी से चाइना, केयर फ्री की फॉर्म में याद रखो। ए से अमेरिका मतलब यूएसए, आर से रशिया, ई से इंग्लैंड, और फ्री से फ्रांस। तो आप ऐसी ट्रिक से याद रख लीजिएगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है। बाकी 10 होते हैं नॉन परमानेंट, जिसमें अभी इंडिया शामिल नहीं है। ठीक है, वैसे 2 साल के लिए होते हैं, अभी इंडिया नहीं है उसमें, क्योंकि लगातार 2 बार इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। लास्ट टाइम इंडिया जीत गया था। हाँ, अगली बार इंडिया जो है वापस से यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो कोशिश करेगी इंडिया भी वापस से जुड़ने की। अब तो हमारी कोशिश, चलो यहाँ की नहीं, हमारी कोशिश तो इन 5 में जुड़ने की है। हमें भी वीटो पावर चाहिए, अब हम भी यहाँ पर काफी आगे अब बढ़ने का साहस रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद खेल महाकुंभ। पीएम ने यहाँ पर बस्ती डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमारे खेल महाकुंभ में जो है रेसलिंग, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस वगैरह, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर खेली जाती हैं। इसे हम कहते हैं सांसद, या फिर संसद कह लो इसको, या सांसद भी कहते हैं इसको। खेल महाकुंभ के रूप में इसको बोला जाता है। और ये जो है अभी बस्ती जो है वहां पर इसको खेला जा रहा है। और ये सांसद स्टार खेल महाकुंभ करके इसका जो है पूरा स्टार्ट किया जा चुका है। 14,000 से ज्यादा टीम्स हैं, बहुत से लोग इसके अंदर शामिल हैं, और स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट होंगे। और मतलब स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर पहले जो है इसको, पहले तो एक गायक थे शेरी मान, उन्होंने स्टार्ट किया था। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई युवाओं को खेल से जोड़े, ताकि वो नशे और ये शराब जैसी चीजों से दूर होकर के सही दिशा में अपने काम करें, अपनी बॉडी को भी फिट रखें, और देश का आगे ना चल के नाम भी रोशन करें। जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, बहुत सारी चीजें की गई है। इसकी जो राशि रखी गई है पैसों की भी, वो भी काफी ज्यादा अच्छी रखी गई है। तो इसको अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने अगर इसको स्टार्ट करा है, तो उसका नाम सांसद खेल महाकुंभ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट अफेयर में ही चल रहा है। ठीक है, तो बस्ती यूपी में इसको स्टार्ट किया गया, इसका सेकेंड फेज। तो अभी ये न्यूज में था, इसलिए मैंने इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सबको यहाँ तक चीजें, इसको कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।